Hi everyone, welcome back. And today we are going to continue the chapter of capital structure. This is going to be an important chapter for you to understand that how the company should raise funds. कंपनी ने कंपनी के अंदर में पैसा कहाँ से लाना ये देखा हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में. क्या कॉस्ट लगती है पैसे लाने की ये हमने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में. अब कौन से सोर्स से कितना लेके आना ये डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर पे, और इस चैप्टर में आप यही पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने क्या देखा सर, ये हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन था कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है. उसके बाद आपने देखा कि फर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाती है. उसके बाद आपने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कैसा है, किस तरह से ये वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज करने में ये वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज करने में या कॉस्ट कंपनी की कम करने में मदद करता है. फिर हमने देखा कि डिफरेंट अप्रोच क्या होता है. ये जो लास्ट में आपने बुकलेट देखा था उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब द बुक हैज़ बीन अपडेटेड नाउ. ये बुक आपको मिली होगी तकरीबन, तो इस तरह से आपको दिखेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को दो हिस्सों में सर हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरीज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरीज. रिलेवेंस में हमने दो चीज़ें देख चुके हैं, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच. और जो इररिलेवेंस थ्योरी है वो बोलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच. तो इस वाले लेक्चर में हम ये दोनों देखने वाले हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मॉडिग्लानी मिलर. तो ये चार चीज़ें थी. उसके बाद में हमने रिलेशनशिप देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में, फिर ये नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल मेथड, ये सब चीज़ें देखी. अब आते हैं मुद्दे पे. हाँ सर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो बोलता है एक्सप्लेन द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या होती है ये बताओ. सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो थ्योरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मॉडिग्लानी मिलर, ये क्या कहती है, इनका मेन मुद्दा क्या है कि सर आप कैपिटल स्ट्रक्चर कितना भी ऊपर नीचे कर लो, डेट को बढ़ाओ या इक्विटी को बढ़ाओ, टोटल वैल्यू कंपनी की चेंज नहीं होती. सो चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द कंपनी, बिकॉज वैल्यू ऑफ द कंपनी विल रिमेन सेम. सो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये बोलता है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी ऊपर नीचे कर लो, कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती. ध्यान देना. नेट, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, जो एग्जाम्पल लेके समझाना है वो मैं मॉडिग्लानी मिलर में बताऊंगा, क्योंकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में सिर्फ थ्योरी दी गई और बाद में कहा गया था कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ठीक नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है या कंप्लीट नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मूलेज नहीं दिए गए ज़्यादा, और उसमें बताया नहीं गया, मतलब प्रूव नहीं किया गया, जो प्रूफ हम करेंगे मॉडिग्लानी मिलर में. ध्यान देंगे. नेट ऑपरेटिंग इनकम मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो एक चीज आप ध्यान दे दो, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी. ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है सर ईबीआईटी. सो और ये ईबीआईटी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है. एक तो हो गया इक्विटी वालों के लिए और एक हो गया डेट वालों के लिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फॉर द फर्म आर इररिलेवेंट. कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन इररिलेवेंट होते हैं, यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की वैल्यू पे. एनी चेंज इन द लिवरेज, चेंज इन द लिवरेज का मतलब होता है डेट और इक्विटी में आप कुछ भी फेरबदल कर लो, विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. कंपनी की वैल्यू नहीं बदलेगी. और या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि मार्केट प्राइस भी शेयर्स की नहीं बदलेगी. एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ लिवरेज. ध्यान देंगे. अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट वाले में, पिछले लेक्चर में. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. ये तो करो ख़त्म, यहाँ पे आ जाओ. लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ आपको पता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है यार, यही एग्जांपल मैंने मॉडिग्लानी में समझाना है.
फर्म की वैल्यू इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अपन ने देखा था। और ईबीआईटी जो ऊपर में रखा ये और कुछ नहीं, ऑपरेटिंग इनकम ही है, और हम उसी को पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे आप। तो ध्यान दो। अब आपने नेट इनकम अप्रोच में देखा होगा कि हम अगर डेट और इक्विटी को बदलते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलती है, और इसकी वजह से वैल्यू ऑफ द कंपनी बदलेगी। मैं आपको वो वाली जगह पे लेके जाता हूँ। ये देखो, अगर आपने डेट बढ़ाया तो WACC गिरा, यानी चेंज तो हुआ ना, यानी कि चेंज होता है नेट इनकम अप्रोच में। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में अगर मैं आपको ऐसे लेके बोलूँ कि डेट हो, यहाँ WACC हो, यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म हो, और यहाँ पे मार्केट प्राइस हो। सो अगर मैं बोलूँ डेट बढ़ाया तो WACC में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का बोलना है। और क्योंकि WACC में चेंज नहीं आया तो फर्म की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो मार्केट प्राइस में चेंज नहीं आएगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नेट इनकम अप्रोच में कैसा टेबल था और इसमें कैसा टेबल है। डेट में गिराऊं तो भी WACC नहीं बढ़ेगा, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, मार्केट प्राइस नहीं बढ़ेगी। दिस इज व्हाट नेट ऑपरेटिंग इनकम हैज टू से। देखो आगे पे देखते हैं। एज अ रिजल्ट द डिवीजन बिटवीन डेट एंड इक्विटी, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डिवीजन बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज इररिलेवेंट। इस चीज को मार्क करके रखो कि ये इररिलेवेंट है। एज पर दिस अप्रोच एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेट विच इज अपरेंटली चीपर, ध्यान देना, इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेट, अगर आप डेट का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं जो कि आपको सस्ते में मिल रहा है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, ध्यान देना। आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो इक्विटी की कॉस्ट देखो मैंने 20% लिया है और डेट की कॉस्ट 14% लिया है। तो आप इतना तो समझ सकते हो कि लोन लेना इक्विटी लेने से सस्ता पड़ता है, क्योंकि डेट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। यही चीज लिखी है यहाँ पे कि विच इज चीपर। क्या चीपर है सर? इसको क्या हो गया? अरे यार, 2 मिनट दो वापस। ये ना चलते चलते आजकल बंद हो जाता है। तब तक मैं समझाता हूँ, इसे चार्ज होने दो। आप सेकंड वाला पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ेंगे, आपकी बुक में होगा। एज पर दिस अप्रोच एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेट विच इज अपरेंटली चीपर इज ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। या 2 मिनट रुक जाओ, ये चीज मेरे को ना सॉल्व करके बताना जरूरी है। इसको चार्ज होने दो, मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ, ठीक है।
चलो ध्यान दो अभी, ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या बोलता है सर, एज पर दिस अप्रोच एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेट, जैसे ही आप डेट का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ता है, विच इज अपरेंटली चीपर, जो कि सस्ता है, इज ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ध्यान देंगे आप मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे क्या कहना है कि अगर मैं डेट का इस्तेमाल बढ़ा देता हूं, जो अभी 150 करोड़ है, मान लो मैं उसको कर देता हूं 180 करोड़, तो उससे क्या होगा, उससे सर ध्यान देना, यहां पे अगर हम जाए पुरानी मेथड के हिसाब से, डेट के इंक्रीज से WACC कम होता है और वैल्यू बढ़ती है, लेकिन हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्या कहना है कि सर अगर डेट का आप इंक्रीज बढ़ा दोगे, सो लेट से पहले इक्विटी और डेट था 100 और 100 करोड़, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 20 और 10% फॉर द टाइमिंग मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप एक डेट का इस्तेमाल बढ़ा दोगे, और बढ़ा दोगे यानी कि इसको कर दो 50, इसको कर दो 150, रखना दोनों सेम, ठीक है, कॉस्ट टोटल कैपिटल, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेट का कैपिटल हमने बढ़ा दिया, और अगर आप डेट का कैपिटल बढ़ा देते हो तो वो सेंटेंस क्या बोलता है, क्योंकि आपने कंपनी में डेट इंक्रीज कर दिया, इससे इक्विटी वालों को रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अब अगर कंपनी बंद हुई तो सबसे पहले 150 करोड़ डेट वालों को दिए जाएंगे। पहले कंपनी बंद होती तो सिर्फ 100 करोड़ डेट वालों को दिए जाते, बाकी का बचा कुचा इक्विटी के हिस्से में इक्वली आता, लेकिन अब 150 कंपनी से पहले निकलेंगे और कुछ बचा तो कंपनी के इक्विटी वालों के हिस्से में आएगा। सो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो इस वाले केस में, जो केस नंबर ए है, इस वाले केस में इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ जाता है, और वो अप्रोच ये क्या बोलता है नेट ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ गया तो वो अब कंपनी से ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, उनकी कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसको 10% ही रखूं तो मान के चलो 10 5 15 ये हो जाएगा आपका 30%। ध्यान दो क्या हुआ, जैसे ही आपने 100 से 150 करोड़ का डेट किया, वैसे ही आपकी इक्विटी की कॉस्ट 20 से 30% हो गई। सो अगर आप ध्यान देंगे तो पहले 50-50 रेशियो था, 50-50 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो, सॉरी 50-50 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकंड होल्ड करना। लो सो अगर आप पहले देखो तो 50-50 का रेशियो था, 20 इंटू 50 करते तो 10, 10 इंटू 50 करते तो 5, यानी टोटल आता 15%। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 150 और 50 का रेशियो यानी कि 0.25 और 0.75 हो गया। अब 0.75 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 2.5%, सॉरी 7.5%। अरे यहाँ आता है सर 7.5%, और 30% को 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो भी आता है 7.5%, और इन दोनों के टोटल 15%। सो ध्यान दो, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर बदल दिया, डेट 100 था 150 हो गया, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदला क्या सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देखोगे दोनों केस में 15% है। देखो दोनों केस में सर वो 15% है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। यही है नेट ऑपरेटिंग इनकम का कहना, अप्रोच का, कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बदली तो कंपनी की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। सो पहले कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते थे आप, कि मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, EBIT डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% लेते थे। अब कैसे लोगे, 100 करोड़ का प्रॉफिट तो उतना ही रहता है, और ये 15%, यानी कंपनी की वैल्यू बदली क्या, नहीं बदली। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। आओ, दिस हैपन्स बिकॉज इक्विटी, देखो
ये जो हमने कहा कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बदल जाता है, ये हमने कहा कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बदल जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज इक्विटी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं अब उनको ज्यादा कंपनसेशन चाहिए क्योंकि दे आर अपोज टू ग्रेटर रिस्क। नाउ उनके ऊपर अब रिस्क बढ़ गया है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि अब डेट का प्रोपोर्शन अगर कंपनी में बढ़ गया तो इक्विटी वालों का रिस्क भी बढ़ गया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब ध्यान दो प्रॉब्लम क्या है नेट ऑपरेटिंग इनकम में, मैं आपको इस एग्जांपल में बताता हूं, और वही चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वही इसमें प्रॉब्लम है। क्या, एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो जब मैंने डेट का पोर्शन 100 का 150 किया था, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने जब डेट का पोर्शन 100 का 150 किया था उस टाइम पे आपको मैंने ये नहीं बताया कि वो मैंने 30% कैसे निकाला, 20 का 30 आएगा ये कैसे पता चला। इतना तो पता है कि वो थ्योरी है, इतना तो बताते हैं कि भैया इक्विटी का रिस्क बढ़ेगा 20 से ऊपर होएगा, लेकिन कितना 30 हुआ ये कैसे पता किया सर आपने। और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मॉडिग्लियानी मिलर में। आइए बात करते हैं मॉडिग्लियानी मिलर की, जो ये बोलता है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती। नेट ऑपरेटिंग इनकम हो या मॉडिग्लियानी मिलर, ये दोनों थ्योरी सेम ही चीज कहती है। सो अब हम मॉडिग्लियानी मिलर पे फोकस करेंगे और मैं बताऊंगा आपको वो 30% मैंने कैसे कैलकुलेट किया। देयर इज अ फॉर्मूला टू दैट। Explain how Modigliani-Miller approach is different from net operating income approach. Also mention how Modigliani-Miller approach is classified. The net operating income approach is conceptual. ध्यान देंगे जो हमने अभी तक देखा वो हाँ कंसेप्ट है, लॉजिकल है कि नहीं है। डेट बढ़ा तो इक्विटी वालों को रिस्क बढ़ता है, ये लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, लेकिन इट लैक्स द बिहेवियरल सिग्निफिकेंस। It does not provide the operational justification for irrelevance of capital structure. Operational justification मतलब उसने ये प्रूव करके नहीं दिखाया कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है। खाली लिख दिया, मुंह से बोलने में क्या जाता है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कितना भी हो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोलना बहुत आसान है। ये ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ने किया, लेकिन उसने प्रूव करके नहीं दिखाया, और वो अब हम प्रूव करके दिखाएंगे। सो हाउ एवर मॉडिग्लानी अप्रोच provides behavioral justification. It provides this justification. Operating income does not provide this justification, and this is what the main difference between the net operating income approach and the Modigliani-Miller approach. आगे, for constant overall cost of capital and therefore total value of the firm की जस्टिफिकेशन सर किस बात का चाहिए, आप ध्यान दो, माइंड को वापस से एकदम फ्रेश रखो, सब कुछ निकाल दो। मैंने आपको क्या कहा सर कि कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन बदलने से क्या नहीं बदलता, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बदलती। ध्यान देंगे ये वाला पोर्शन, डेट का ऊपर नीचे करने से मैंने बोला WACC नहीं बदलेगा यहाँ पे, या आप अगर डेट को कम भी कर देते हो तो भी आपका WACC नहीं बदलेगा। अगर और WACC नहीं बदला तो वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू नहीं बदली तो आप अगर फाइनल में देख सकते हो मार्केट प्राइस भी नहीं बदलती है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए मॉडिग्लानी मिलर आपको फॉर्मूला देगा। अब मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच को दो हिस्सों में बांटा गया, क्लासिफिकेशन। 1958 में जब पहली बार मॉडिग्लानी मिलर की थ्योरी आई तो वो विदाउट टैक्स आई थी, मतलब उसमें ऐसा अज्यूम किया गया कि कोई टैक्सेस नाम की चीज होती ही नहीं है। पहले हम यही मान के चलेंगे, और उसके बाद 1963 में इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूव किया गया, और तब जाके पता चला कि यार टैक्स का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए उसको इम्प्रूव करके एक नया उन फॉर्मूलेज जो पहले फॉर्मूलेज थे विदाउट टैक्स वाले में, उनको अमेंड किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर कि विदाउट टैक्स जो है वो क्या फॉर्मूलेज थे। ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अब 16 नंबर का क्वेश्चन उसी के आगे कंटिन्यू में करता हूं। ब्रीफली एक्सप्लेन द MM अप्रोच 1958 विदाउट टैक्स। ऑल्सो मेंशन assumptions considered अंडर दिस अप्रोच। ध्यान देंगे, दिस अप्रोच डिस्क्राइब्स दैट इन अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ध्यान देंगे, एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट में वेयर देर इज नो परफेक्ट कैपिटल मार्केट किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, कोई टैक्सेस नहीं होती। अब ये तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में शेयर्स में ट्रेड करने के लिए आपको क्या बियर करना पड़ता है? ब्रोकरेज बियर करना पड़ता है।
और कैपिटल जो आप जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो अगर कैपिटल गेन वगैरह होता है तो आपको उस पर टैक्सेस भी भरने पड़ते हैं. सो फिलहाल के लिए अज्यूम करेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता, कोई टैक्सेस नहीं होती. नाउ द वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज्ड. ध्यान देंगे, वैल्यू और कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान देंगे इन्हीं दो पे हम फोकस कर रहे हैं, WACC एंड वैल्यू, ये चेंज नहीं होती इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर. हम क्या पढ़ रहे हैं कि मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच विदाउट टैक्स वाला क्या है? तो वो ये है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव कितना भी लेके आ जाओ, वैल्यू ऑफ द कंपनी और WACC नहीं बदलेगा. द अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फर्दर अजम्पशन. सो MM अप्रोच के कुछ अजम्पशन से ध्यान में रखना. कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट होते हैं, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है. और यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होते. ये अजम्पशन है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता. ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल नहीं होती. यहाँ पे ये बोला गया कि सारे इन्वेस्टर्स रैशनल है, मतलब सारे इन्वेस्टर्स का एक ही तरह का सोचना है कि ज़्यादा रिस्क यानी ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क यानी कि कम रिटर्न. कोई आड़ा टेढ़ा नहीं सोचता, जो कि रियल लाइफ से कॉन्ट्राडिक्ट करता है. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, अलग अलग लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं. फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस देयर बिजनेस रिस्क. बहुत सारी कंपनीज को आप एक क्लास में ग्रुपिंग कर सकते हो, जैसे कि इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस. मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि अगर एक कंपनी ने लोन का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया, दूसरे कंपनी ने भी लोन का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया, तो कंपनी कितनी भी छोटी बड़ी क्यों नहीं हो, ये दोनों में को सेम क्लास ऑफ रिस्क में रखा जा सकता है. ऐसा कहना है, जो कि रियल लाइफ में सही नहीं है. और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये सारे अजम्पशंस है कि भैया कोई टैक्सेस नहीं है. देखो मैं फिर से बताता हूँ, मार्केट कैप परफेक्ट है, इन्वेस्टर्स रैशनल है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, टैक्सेस नहीं होती, कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, उसके बाद में और बस इतने सारी चीज़ें, और इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में ग्रुपिंग की जा सकती है. ये अजम्पशन है मॉडिग्लानी मिलर के, जो कि रियल लाइफ से मैच नहीं खाते. सो थ्योरी के लिए बस ध्यान में रखो. ये हो गया बेसिक चीज़. अब आओ आगे. ध्यान देंगे, ये क्या हो गया इसको, सो ध्यान दो, कहाँ थे हम. अब आओ 17th वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे हम फॉर्मूलेस की बात करेंगे. ब्रीफली मेंशन द प्रपोजिशंस डिराइव्ड बेस्ड ऑन द अजम्पशंस अंडर मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच. ये जो अपन ने ऊपर में अजम्पशंस देखे, वो अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच ने क्या क्या फॉर्मूलेस दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ध्यान देंगे. द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस हैव बीन डिराइव्ड बेस्ड ऑन द अजम्पशंस अंडर मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच. सो पहली चीज ध्यान देना, total market value of the firm is equal to its expected net operating income divided by the discounting rate applicable to its risk class decided by the market. ये पूरा का पूरा सेंटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही. क्या कहता है, ध्यान देना. वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है सर? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज नथिंग बट, total value of the firm is nothing but its operating income divided by the overall cost of capital. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नहीं देखा था? देखा था. ये वही चीज़ है कि वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालना है सर. पहली बात तो वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, ऐसा मॉडिग्लानी मिलर का कहना है. अब क्वेश्चन सर यहाँ पे आता है कि लीवर्ड और अनलीवर्ड क्या होता है ना. लीवर्ड और अनलीवर्ड क्या होता है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ. मान लो दो तरह की कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, और सेम टाइप ऑफ कंपनी है. ये भी गाड़ियाँ बेचती है, वो भी गाड़ियाँ बेचती है, उसका कैपिटल भी उतना, उसका कैपिटल भी उतना, उतने ही एम्प्लॉयज़ यहाँ पे, उतने भी एम्प्लॉयज़ उतने. थोड़ा सा मानने के लिए मानो, अब इस कंपनी ने अपने कैपिटल में 100 करोड़ का इक्विटी लिया है, और इस कंपनी ने अपने कैपिटल में 25 का इक्विटी और 75 का डेट लिया है, टोटल मिला के 100 है. आप ध्यान देना,
जिस कंपनी में डेट का प्रोपोर्शन नहीं होता, 1 रुपया भी डेट नहीं होता, उसको कहा जाता है अनलीवर्ड फर्म। और जिस कंपनी में डेट का प्रोपोर्शन होता है, भले ही कितना भी हो, 75 हो या 1 करोड़ भी हो, उसको कहा जाता है लीवर्ड फर्म। सो लिवरेज का मतलब ही हो गया कि डेट कैपिटल या डेट का कुछ प्रोपोर्शन होना। अब वो जो पहला फॉर्मूला क्या बोलता कि भले ही कंपनी में डेट हो ना हो, इस कंपनी की वैल्यू विल बी इक्वल टू इस कंपनी की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होगी। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, ये पहला। और ये ही थ्योरी है कि डेट का ऊपर नीचे कितना भी कर लो सर, कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती। अजम्पशन ये लोगों की भैया दोनों का 100-100 है। आगे देखो, अब उसके बाद ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं। अब ध्यान दो, याद होगा वो 30% मैंने कैसे निकाला था कि 20% से 30 हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, कंपनी का डेट हमने, ये था अपना पहला, अगर ध्यान दोगे तो पहले 100 और 100 था, जिसमें 20 और 10 का कॉस्ट था। इस 100 को मैंने कर दिया 150 और 50, यानी कि 50 एंड 150। तो ऐसे टाइम पे मैंने ये 30 कहाँ से निकाला, क्योंकि 30 निकालोगे तो ही ये जो फाइनल दो वैल्यूज है 15% की, ये आपकी मैच करेगी। तो वो 30% आया कहाँ से, उसका ये फॉर्मूला है मॉडिग्लानी मिलर में, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम में बोला गया था कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो यहाँ पे है। ध्यान दो, ये है आपका फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपने 30% निकाला, ये कैसे आया अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो 30% आपने निकाला, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी सर, 15, प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 माइनस कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी, 10। उसके बाद बोलो डेट इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन था आपका नया वाला। आपको याद है, अगर इक्विटी 50 किया था आपने और डेट किया था 150, सो इक्विटी और डेट, तो बोलो अगर इक्विटी 1 है तो डेट कितने हैं उसके मुकाबले 3, यानी 3:1 का रेशो है। 50 इंटू 3 150, सो 3/1 कर दो और इस फॉर्मूले को सॉल्व करो। ध्यान अगर दोगे तो 15 प्लस 5, 15 माइनस 10 इंटू 3, यानी कि आपका आता है 15 प्लस 15 30%, और इस तरह से ये 30% आया था। यानी कि अब अगर आपको पता करना है कि डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाने से इक्विटी का रिस्क बढ़ता है, ये तो समझ में आया, लेकिन कितना बढ़ता है ये अगर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ध्यान देंगे वापस से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पहले था 15%, अभी भी हमको 15 रखना है, प्लस द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ डेट, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेट था उसके बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय आपका डेट इक्विटी रेशो। रेशो एनालिसिस में हमने देखा था डेट इक्विटी रेशो क्या होता है। बस ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो और आपको हर बार दोनों केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 और 15% आएगा। ये आपको ये बता देता है कि इक्विटी कितना बढ़ेगा। आपने डेट बढ़ाया ना, 100 से 150 किया, तो 20 से 30% कैसे होगा, इस फॉर्मूले से पता चलता है। सो दिस इज हाउ द मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच गिव्स द जस्टिफिकेशन कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% से 30% हुआ। अगर आप डेट 100 से कम करते तो इक्विटी की कॉस्ट भी कम होती, क्योंकि रिस्क कम हुआ तो कॉस्ट जो है, कैपिटल जो है, एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टर्स की, वो भी कम होगा। सब कुछ डिपेंड करता है। ये जो केई है, केई जो आप बोलते हैं ना, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी करते रहते हैं 20%, ये क्या बताता है, ये बताता है कि इन्वेस्टर्स हमसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन, कम रिस्क है तो कम एक्सपेक्टेशन। डेट बढ़ाया कंपनी में तो रिस्क बढ़ा, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, तो 20 का 30 होगा। डेट कम किया तो रिस्क कम होगा, तो इक्विटी का कॉस्ट कम होगी, तो वो 20 से और नीचे आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़े। अब कहानी बहुत सिंपल है, 2-3 चीजें, कुछ एक थ्योरी वाले टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको समझा दूंगा, आपको पढ़ के लेना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी सेंटेंस टू सेंटेंस ले लेके समझाया, इतना ही है आपका पूरा दोनों को दोनों थ्योरी। अब इसमें थोड़ा डिटेल में और जाते जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ें इसमें पता चलेगी हमको। ध्यान देना। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच। ये बस थ्योरी बोलता है।
पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बोलता है मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना और आपको यही लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान दो, ठीक है। कहाँ पे आ जाओ, एक चीज़ मैं बता दूँ। हाँ, मान लो दो तरह की कंपनीज है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, इसकी वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम है। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे पता है, जहां पे शेयर्स की वैल्यू हाई है वहां पे कंपनी के शेयर्स बेचेंगे, सेम तरह की कंपनी है। और जहां पे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम है उसके शेयर्स खरीद लेंगे। यार सस्ते में आप खरीदते हो, महंगे में बेचते हो, तो जब बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो गई तो आप उसको बेच दो और सस्ते में शेयर्स खरीद लो। तो इससे तो आपको होता प्रॉफिट है एक जगह पे। लेकिन ध्यान दो, जब आप मार्केट में बेचना शुरू कर देते हो किसी कंपनी के शेयर्स, तो सप्लाई बढ़ गया लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी, और सप्लाई बढ़ने से क्या हो गया, कंपनी की वैल्यू अब धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगी। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, ठीक है, अब ध्यान देना पहले सर कंपनी की वैल्यू इतनी थी और इसकी वैल्यू थी इतनी। अब क्या होगा पता है, क्योंकि इस कंपनी के पहले वाले कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं तो इस कंपनी की वैल्यू आके रुक जाएगी कहीं पे, यहां पे। सप्लाई बढ़ गया तो वैल्यू कम होती जाएगी, सप्लाई बढ़ा तो क्या होता है, प्राइसेस गिरती है। इकोनॉमिक्स का नॉर्मल लॉजिक है, डिमांड बढ़ा तो प्राइसेस बढ़ेगी, और डिमांड गिरी यानी कि सप्लाई बढ़ गया तो प्राइसेस गिरेगी। सो यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया, डिमांड नहीं बढ़ी, तो प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएगी, तो कंपनी की वैल्यू भी गिरेगी। लेकिन दूसरी साइड में जिस कंपनी की वैल्यू कम थी उसके शेयर्स लोग खरीदना शुरू कर दिए, यानी कि कंपनी की डिमांड और शेयर्स की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, ये शेयर प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या होगा, धीरे 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 एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, और कंपनी की वैल्यू दोनों केस में इतनी होगी, सेम जिसको कहते हैं। सो यहाँ पे मॉडिग्लानी मिलर ये प्रूव करता है कि सर वैल्यू दोनों कंपनी की सेम होगी। दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्रोसेस। आप पढ़ोगे, आपके स्टडी मटेरियल में भी है आर्बिट्राज प्रोसेस। आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। महंगा जहाँ पे है वहाँ पे बेचो और सस्ता जहाँ पे है वहाँ पे खरीदो, इसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस, जो कि बिना रिस्क के कंडक्ट किया जा सकता है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। सेम चीज 15 रुपए की कहीं पे अगर बिक रही है तो बेचो, और वही चीज अगर 10 रुपए में कहीं खरीदने मिल रहा है या बिक रही है तो वहां से खरीदो। सो 10 में खरीद के 15 में बेचो, 10 में खरीद के 15 में बेचो, सस्ता खरीद के महंगा बेचो, सस्ता खरीद के महंगा बेचो। 10 में खरीद के सर 15 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्राज प्रोसेस। ध्यान देना, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड पॉइंट जो है, आर्बिट्राज रेफर्स टू बाइंग असेट और सिक्योरिटी एट लोअर प्राइस इन वन मार्केट एंड सेलिंग इट एट हायर प्राइस इन अनदर मार्केट। सेम सिक्योरिटी एक मार्केट में सस्ते में खरीद के दूसरे मार्केट में महंगे में बेच रहे हो। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम इज अटेंड इन डिफरेंट मार्केट। तो क्या होता है सर, दोनों में जो 15 रुपए की जहाँ पे बिक रहा था वो प्राइसेस कम हो के 12.5 आ जाएगी या 12 आ जाएगी, और यहाँ पे 10 रुपए की प्राइस बढ़ के 12 आ जाएगी। तो दोनों एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों मार्केट में प्राइसेस सेम होगी, 10 रुपए, सॉरी 12 रुपए, 12 रुपए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यही चीज बोलता है। सो अब आप ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो कि मॉडिग्लानी मिलर में प्रॉब्लम क्या है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, और ये मैंने अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मॉडिग्लानी मिलर बोलता है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट नहीं है रियल लाइफ में। सो यहाँ पे एक गलती। दूसरा, मॉडिग्लानी मिलर बोलता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती, लेकिन रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करती है, दूसरी प्रॉब्लम। मॉडिग्लानी मिलर बोलता है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस नहीं होते, लेकिन रियल लाइफ में होते हैं, ये तीसरी प्रॉब्लम। बस, और क्या, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है विथ टैक्स की। विदाउट टैक्स तो आपने देख लिया, विथ टैक्स में सेम फॉर्मूले, थोड़ा सा बस डिफरेंस। विथ टैक्स में बोलना क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको लास्ट वाला चैप्टर याद होगा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब कॉस्ट ऑफ डेट निकालते थे तो आप दो चीजें डिसाइड करते थे कि वो रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है। जो भी हो, जब आप इंटरेस्ट की कॉस्ट लेते थे उस फॉर्मूले में तो 1 माइनस टैक्स करते थे। वो क्या था,
सर डेट जब हम बढ़ाते हैं कंपनी में तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है कि वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले माइनस होता है। इंटरेस्ट की अमाउंट हमको टैक्स सेविंग देती है। वही अगर आपने इक्विटी बढ़ाया तो डिविडेंड बढ़ेगा, लेकिन डिविडेंड का बढ़ने से टैक्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट जो है, टैक्स को माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। ध्यान दो, अब ये तो ऐसे समझेगा नहीं आपको। लेट्स से EBIT इज 100, इंटरेस्ट इज 20, 80 बचा, टैक्स है 50% का तो 40, तो 40 बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से आप डिविडेंड बांटो 20 का, तो बाकी बचा 20। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इक्विटी डिविडेंड बढ़ा के देखो। अगर आप इक्विटी का डिविडेंड बढ़ाओगे तो यहाँ तक वैल्यू 40 सेम आएगी, और यहाँ पे आप डिविडेंड बढ़ाओ तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। सो ध्यान दोगे तो आपका टैक्स पे इम्पैक्ट पड़ा क्या? टैक्स अभी भी 40 ही है, लेकिन अगर आपने डिविडेंड बढ़ाया ये साइड में, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, आपने कितना डिविडेंड बढ़ाया था? 10 से डिविडेंड बढ़ाया था, मैं 10 से इंटरेस्ट बढ़ा देता हूँ। सो 100 का EBIT, 10 से इंटरेस्ट बढ़ाया तो 30 हो गया। अब कितना प्रॉफिट आ रहा है? 70, 70 में 50% यानी कि 35 का टैक्स, बचा 35, और इसमें से डिविडेंड माइनस कर दो तो ये बचा 15। सो ध्यान दो, आपने उतना ही इंटरेस्ट बढ़ाया जितना डिविडेंड बढ़ाया था, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट किस केस में ज़्यादा है? इंटरेस्ट वाले केस में, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ाने से आपको टैक्स में बचत हुई। इंटरेस्ट बढ़ाने से आपको टैक्स में बचत हुई। जो पहले 40 करोड़ का टैक्स लग रहा था, अब वो आपको सिर्फ 35 करोड़ का लग रहा है। यानी कि आप इतनी चीज समझते हो कि टैक्स में बचत होती है। डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा तो इंटरेस्ट बढ़ा, तो टैक्स में बचत बढ़ी। यही चीज हमको यहाँ पे देखनी है। पहले सर फॉर्मूला क्या था? जब विदाउट टैक्स वाली बात कर रहे थे तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना सा था कि गेयर्ड लीवर्ड कंपनी की वैल्यू इज इक्वल टू अनलीवर्ड कंपनी। लीवर्ड को ही गेयर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे VG लिखा है ना इन्होंने, यानी कि गेयर्ड या लीवर्ड। सो गेयर्ड की वैल्यू इज इक्वल टू अनलीवर्ड की वैल्यू। सिर्फ पहले इतना ही था। टैक्स के आने के बाद ये एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई कि अगर सर टैक्स बेनिफिट है तो गेयर्ड, मतलब अगर सर आपकी कंपनी गेयर्ड है तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि अब दोनों कंपनी की वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों में सिर्फ, अभी भी सेम होगी, सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा। सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कंपनी की वैल्यू में, वो है टैक्स बेनिफिट का। इसके अलावा अगर आप ये टैक्स बेनिफिट हटाओगे तो और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि मॉडिग्लानी मिलर अभी भी यही बोलता है कि दोनों कंपनी की वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ एक लाइन और जोड़ दिया आखिरी में, सिवाय टैक्स बेनिफिट के। यानी कि एक्चुअल में देखो तो थोड़ी सी अलग होगी, और वो अलग होने का सिर्फ एक रीज़न होगा टैक्स बेनिफिट, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बदल दी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे बदल दिया। अगर हम पहले वाला फॉर्मूला हम देखें तो पहले वाला फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट, और मल्टीप्लाइड बाय डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब अगर आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल गया। ये कॉस्ट ऑफ गेयर्ड इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। आप इसको KL और KU भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस KL माइनस KD इज इक्वल टू, अब अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी है। पहले डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी था, अब डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी है। सो दैट इज़ द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को मैं अभी यूज़ करके नहीं बताऊंगा, जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना क्वेश्चंस, तब हम इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला भी थोड़ा सा WACC इन लीवर्ड कंपनी थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि पहले विदाउट टैक्स था तो कोई बदलने की ज़रूरत नहीं थी। पहले क्या था? कॉस्ट ऑफ गेयर्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड, ऐसा था। लेकिन अब क्या होएगा कि ये चीज़ ऐड हो जाएगी, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। सो ये जो L है ना, L यानी कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। ये जो L है, L यानी कि डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, वैसा ही लिख लो जो ऊपर में मैंने लिखा ना, वैसा लिखना। अब आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसे 1 माइनस टैक्स L ये सब लिखा हुआ है, और आपको ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो फिर चक्कर खा जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लेते टाइम पे तो उन मॉड्यूल में यही लिया। आप अपने बुक में भी जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा
उसमें ये छोटे से चेंजेस कर लेना। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर मॉडिग्लानी मिलर। अब ये आप इजीली पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा आपको टेक्निकल है, इसमें सिर्फ थ्योरी है। सिर्फ एक चीज़ समझो बात को कि ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि अगर कुछ एक्शन लेने से फ़ायदा हो रहा है तो उस एक्शन की वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, उस एक्शन की वजह से कुछ नुकसान भी होगा, यानी कि ट्रेड ऑफ हो जाएगा। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है वापस बैलेंस हो जाना। अब आपने 4 कदम एक्स्ट्रा चला तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है, ये फ़ायदा है, लेकिन नुकसान है कि टाइम आपका उतना चला गया, एक्स्ट्रा चलने पे एक्स्ट्रा टाइम गया आपका। सो ट्रेड ऑफ का मतलब आप समझो, एक टेक्निकल मीनिंग है, जो सिंपल मीनिंग होता है वो ये है कि सर कुछ एक्टिविटी करने की वजह से या कुछ एक्शन लेने की वजह से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो किसी और चीज़ में नुकसान होकर आपका बैलेंस हो जाएगा। सो इसी को कहते हैं ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ का हमारे इसमें क्या मतलब है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाते हो, ये एक्टिविटी है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये होगा कि डेट बढ़ाने की वजह से आपकी टैक्स की सेविंग बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ा, ये फ़ायदा है। लेकिन नुकसान क्या है? सिर्फ फ़ायदा नहीं होता, अगर फ़ायदा होता रहता तो ये ट्रेड ऑफ नहीं कहलाता। फ़ायदा है कुछ तो कुछ नुकसान भी है और इसी वजह से दोनों अब सेट ऑफ हो गए। सो फ़ायदा क्या है कि सर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स के, टैक्स बेनिफिट्स ऑफ डेट। लेकिन सर नुकसान क्या है? देखो, जितना ज़्यादा डेट बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा बैंक्रप्सी का रिस्क बढ़ते जाएगा। क्यों पता है? कि अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट है और अगर आपने किसी भी साल पे नहीं किया तो वो जो डेट होल्डर्स होते हैं, लोन वाले होते हैं, वो डिसीजन ले लेंगे, कंपनी कोर्ट में कोर्ट में अपील डाल देंगे कि इस कंपनी को बंद करो। यानी कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे आ सकती है अगर आपने डेट पे डेट डेट पे डेट डेट पे डेट बढ़ाते गए तो। इक्विटी के केस में ऐसा कभी नहीं होता। सो डेट एक प्रॉपर प्रोपोर्शन तक रखना ही समझदारी वाली बात है। सो क्या क्या होता है सर? आपको देख तो बैंक्रप्सी के मोड पे आ जाओगे, क्या हो सकता है सर? स्टाफ छोड़ के चला जाएगा, सप्लायर्स आपको छोड़ देंगे, डिसएडवांटेजेस, आपके बॉन्ड और स्टॉक होल्डर्स जो है इनमें फाइटिंग शुरू हो जाएगी। सो कई सारे नुकसान भी हैं। इसी को कहते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी। अब इतना समझने के बाद में एक बार इसको पढ़ो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये भी आप ही को पढ़ना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर प्राइमरी डील्स विथ। मैंने जो भी आपको 2 चीज़ बताई ना, सबसे पहले फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंक्रप्सी कॉस्ट ऑफ डेट, ये प्लस दूसरा एजेंसी कॉस्ट, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में सर डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होता है। सो दिस इज थेरोटिकल पोर्शन, नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे आराम से। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। सो नोट डाउन कर लो, ये सारी चीज़ें आपकी बुक्स में भी और नोट्स जो आपने प्रिंट आउट निकाले होंगे। धीरे धीरे अपन थ्योरी वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और लास्ट में हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अराउंड 44 और इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं ऑलमोस्ट हाफ आपको होमवर्क के लिए दूंगा, हाफ मैं खुद सॉल्व कराऊंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। कोई इधर उधर ध्यान नहीं होना, कोई कचरा नहीं करना, लेक्चर्स में पढ़ाई जितना ध्यान दो और थोड़ा सा डेडिकेशन रखो। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से लेके आप पढ़ो, उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन जब भी आते हैं और आगे बढ़ो। सिर्फ इतना नहीं है करने को। सो बेकार का टाइम वेस्ट बेकार के टाइम वेस्ट करने में बिल्कुल ध्यान मत दो। इंस्टाग्राम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। टू द पॉइंट बातें करेंगे सर और टू द पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे। बाय बाय।